बिगु बिगु बिल्कुल। अगेन गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग खास तौर पे 2018 का जो मेरा प्रीवियस ईयर पेपर का जो एमसीक्यू, जो एलिमिनेशन टेक्निक से कॉमन सेंस के माध्यम से, और हम लोग जो एक तरीका डेवलप कर रहे हैं 1-to-1 क्लास के सेशन में, हम उस पर बात करेंगे बेसिक तौर पे, जिससे कि हमारा जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड स्किल की बात होती है, वो स्किल कैसे डेवलप हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। हम लोग किन 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 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और क्या एग्जाम में प्रश्न में हम मुझे कोई की एरियाज दिया हुआ है, क्या मुझे पॉइंट्स दिया हुआ है, जिस पॉइंट्स को देख करके आप बहुत आसानी तरीका से क्या करेंगे, अपना आंसर ढूंढ लेंगे। इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा, इससे पहले 2018 का 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन आपने किया था फर्स्ट स्लॉट में। अब हम लोग 25 से लेकर 50 तक करेंगे, जिसमें हम लोग बारीकी देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो की एरियाज है, जिसको देख करके हम लोग क्या करेंगे कि बहुत आसानी तरीका से प्रश्न को डील कर लेंगे। ठीक है, उसी को आगे हम बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे मेरा प्रश्न कौन सा है। अब आपने देखा है कि इससे पहले आपने कुल मिलाकर के जो 25 तक आपने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, आज जो है 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत में जो है माल के भौगोलिक क्षेत्र, यानी जो गुड्स की बात हो रही है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है, जो लिखा भी है कि रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है। ठीक है, अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो ज्योग्राफिकल संकेत है, यानी ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन की बात हो रही है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसमें से किन में होगा। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, आईएलओ लिखा हुआ है, आईएमएफ लिखा है, यूएनसीटीएडी लिखा हुआ है, जिसको अंकटाड बोलते हैं, और दूसरी अंतिम में क्या है, डब्ल्यूटीओ लिखा हुआ है। अब अभी इस प्रश्न को देखने की कोशिश कीजिए कि अब इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो जब भी हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, तो अब बात आता है कि कोई ऐसा सामान, कोई भी ऐसा गुड्स जिसका क्या होता है उस एरिया में, जिस एरिया में वो रहता, मान लिया जाए ये एक एरिया है, इस एरिया के लिए खास है। क्या है, इस एरिया के लिए खास है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर, बिहार में एक जगह मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में शाही लीची को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। इसी को बोलते हैं जीआई टैग। क्या बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर का क्या है, शाही लीची है ना, शाही लीची है। ठीक है, शाही लीची। इसी प्रकार का क्या होता है कि हाँ, बिल्कुल, जहाँ का जो चीज़ फेमस, फेमस में भी ऐसा देखना होता है कि वो क्षेत्र विशेष में क्या उसकी कितने पुराने स्तर पे रहा है उसका। ठीक है, इसीलिए इसको खास तौर पे आईएलओ नहीं करता है। ठीक है, आईएमएफ भी नहीं करेगा, और ये डब्ल्यूटीओ करता है। क्या करता है, डब्ल्यूटीओ करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं वो डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो अधिनियम बना हुआ 1999 का, उसके दायित्व के अनुपालन करने के लिए लागू किया जाता है। चलिए, ये आपका आंसर मिल गया। अब आप क्या करेंगे कि आज ही क्या करना है, आईएलओ, ये जो लिखा है आईएलओ का भी देख लेना है, आईएमएफ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अंकटाड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अंकटाड से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे क्या करना है कि तो तीनों चीज पर, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है, इस पर क्या कीजिएगा कि विकिपीडिया करके इस पर एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है, जिससे कभी भी इससे अगर प्रश्न आवे तो आप क्या करें, यहां से क्वेश्चन आपका डील हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में, अब यहां सबसे पहले देखना कि यहां क्या है, सही बोल रहा है। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदान, क्या है, गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। पहले तो यहां देखना नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदान नहीं है। ठीक है, सोने की खदान नहीं है, यानी गोल्ड की खदान नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। अब देखिए, अब यहां समझना है सबसे बड़ी चीज कि मेन, अब जहां पर नहीं नहीं लिखा हुआ है ना, उसको गौर करने की जरूरत है कि क्या सच में जो आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदान नहीं है। बिल्कुल है। ये जो नहीं वाला पॉइंट है, इसको गौर करने की जरूरत है, निगेशन आखिर क्यों दिया, ये है गलत। क्यों गलत है, मैं बता देता हूं आपको। जो आंध्र प्रदेश का एक जगह है,
गिरी, क्या है नाम है? रामगिरी। रामगिरी। ये रामगिरी जो है सोने के लिए फेमस है, ठीक है? तो ये आंध्र प्रदेश का हो गया। अब झारखंड को देखेंगे तो झारखंड में आपको पता होगा कि स्वर्ण रेखा नदी उसके आसपास, छोटा नागपुर के आसपास से स्वर्ण रेखा नदी जो है वहां क्रॉस करता है। तो वहां का एक घाटी है स्वर्ण रेखा घाटी, क्या नाम है? स्वर्ण रेखा घाटी, स्वर्ण रेखा घाटी। तो ये स्वर्ण रेखा घाटी जो है, दो जगह है जहां पर सोने की खादान मिला हुआ है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो अगर 2 नंबर ऑप्शन को यहां पर लिखा है 2 नंबर, इसको कट कर दीजिए। अब आपका बचता है 3। तो 3 तो आप देख रहे हैं 3 तो होगा ही होगा, यानी कि राजस्थान में लौह अयस्क की खादानें है। ये तो 3 सही हो गया। अब एक पर विचार करना है कि भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खादान पर नीलामी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि गैर कोयला है। क्या है? गैर कोयला, यानी नन कोल की बात हो रही है। नन कोल की बात हो रही है, इसीलिए है। अगर रहता कि कोयले की बात तो केंद्र सरकार के पास रहता, यहां पर नन कोल की बात हो रही है, राज्य सरकार के पास अधिकार है, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है? तो अब आपके पास एक गलत हो गया। तो अब एक गलत हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका एक ही आंसर क्या बचता है? 3 बचता है। तो समझ लिए कि किस तरीके से आंसर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है एग्जामिनेशन हॉल के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पर। इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी आप जब क्लास करते हैं तो यही तरीका होता है कि आपको एक एक चीज क्या करने का, 1-to-1 इंटरेक्शन में जो मेंटोरशिप का फायदा है यूपीएससी में, यही फायदा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अगर देखा जाए तो अभी भी इस क्वेश्चन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि यदा कदा आप अपने जीवन में इस चीज का यूज करते रहते हैं। देखिए दिखाते हैं, डिजिटल पेमेंट क्या है? डिजिटल भुगतान। अब डिजिटल पेमेंट, अगर मान लिया जाए आपको अपने सर को पेमेंट करना है, अपने फी पेमेंट करना है, तो आप क्या करते हैं? जो यूपीआई से होता है, भीम यूपीआई के माध्यम से क्या कर देते हैं? ऑनलाइन कर देते हैं। फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से आप ऑनलाइन। यही क्वेश्चन आपको डिजिटल पेमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, डिजिटल पेमेंट। अब यहां देखिए क्या है, अब कहते हैं डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत कि भीम, जो भारत, जो इंटरफेस की बात हो रही है वही है भीम। जो यहां कहता है भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सक्षम बैंक खाते से किसी को धन हस्तांतरण करना संभव बनाता है। बिल्कुल सही है। बताइए आप सही है कि नहीं? जी सर सही है, बनाता है। हाँ, आप यूपीआई से किसी को भी पेमेंट कर देते हैं, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है, यहाँ एक चीप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं और भीम ऐप में प्रमाणीकरण के लिए सिर्फ 2 घटक होते हैं। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, जी सर, जब 2 भी, घटक तो नहीं होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही समझना है कि जब आप क्या कीजिएगा, नए मोबाइल में जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कौन एप्लीकेशन, गूगल पे या फोन पे, तो जब आप भीम ऐप को प्रमाणीकरण की बात करेगा, जब फाइनल आपका पेमेंट करने के काबिल बनाते हैं, तो 2, सिर्फ 2 नहीं, यहाँ कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। 3 बार में इसकी प्रक्रिया को पूरा किया। दूसरी बात, ये तो हुआ नॉलेज के बेसिस पे। अब देखना है कि क्या टिक्स लग सकता है कि नहीं, टेक्निक लग सकता है कि नहीं। जहां भी कोई, जिस भी प्रश्न में अगर कोई डेटा की बात करेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, समझ लीजिए क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। दूसरी बात, एक और बात और समझना, यहाँ देखिए क्या लिखा है? सिर्फ लिखा है। क्या लिखा है? सिर्फ। जहां भी केवल, सिर्फ 2। जहां पर केवल लगा हो, सिर्फ लगा हो, तो ये क्या होता है? जनरली गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। इसीलिए एक सही कर देंगे, दूसरा गलत, सही हो, सही हो गया, दूसरा गलत, इसीलिए आंसर क्या हो गया फाइनल आपका? 2 केवल होगा। केवल एक होगा ना बाबू? नहीं, केवल 1 होगा। केवल जी हो गया। जी सर। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में भी प्रश्न को हल करने हैं। अब आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। अब ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहता है हाँ उसमें, बिल्कुल, समझ में। 29 नंबर, ये पेपर आपको बता ही दिया, 2018 का यूपीएससी का पेपर है। कहाँ का है? 18 का। यूपीएससी का सीएससी का पेपर है आपका, प्रीलिम्स का। ठीक है? अब देखिए ये पढ़िए क्वेश्चन, कौन सा देश जो है दिल्ली के सबसे समीप ये देशांतर पर स्थित है? अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहां 2 बात आ गया। एक तो आ गया पहला दिल्ली, दूसरा आ गया देशांतर। अब देशांतर समझना है, अगर मान लिया जाए, यहां समझिए, ये आपका ग्लोब हो गया, देश, ठीक है, विश्व हो गया।
अब हम इसको क्या कर लिए, ये हो गया आपका जो बीच वाला भूमध्य रेखा वाला पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं, ये अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब हम देशांतर की बात करते हैं, ये देशांतर हो गया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट देशांतर हो जाता है, ये समझ लिए, देशांतर हो गया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये खड़ी लाइन हो गया। अब आपका भारत पे पहले आते हैं, भारत का समझिएगा, एक एक करके समझिएगा। ठीक है, ये आपका प्यारा भारत हो गया। अब ये प्यारा भारत आपका बन गया, तो अब समझना है कि दिल्ली कहां होना चाहिए, तकरीबन दिल्ली आपका यहां होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है क्या कि अब इस लाइन पर जो खड़ी लाइन एक होगी, यहां समझना है, यहां समझिएगा। कहता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर के सब स्थिर होगा। यानी कि ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन की बात कर रहा है, ये लाइन का जो है सो कहां पर सबसे नजदीक होने वाला कौन सा शहर। अब देखिए हैदराबाद, हैदराबाद यहां हो जाता है, नागपुर, नागपुर भी महाराष्ट्र के पार्ट में यहां हो जाता है, पुणे एक बार देखिए देखिए देखा जाए तो इसके नजदीक हो जाता है, बंगलुरु कर्नाटक के पास यहीं हो जाता है। यानी क्या, अगर आपको लगे ये प्रश्न को नहीं बनाना चाहिए तो स्किप कर दीजिए। अगर लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा टफ है, इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत बनाइए, निगेटिव मत लीजिए। यदि आपका ज्योग्राफी और आपका मैपिंग, खासतौर पे क्या मैपिंग, अगर आपका बहुत सही है जी सर। तो इस प्रश्न को बनाइए और इसका आंसर क्या मारिए, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बंगलुरु होगा। पॉइंट समझ में आ गया ना? जी सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अभी देखे थे कि इसका क्वेश्चन था, डब्ल्यूटीओ पर क्वेश्चन बना था, और जस्ट उसी विकल्प में एक ऑप्शन आपने देखा होगा कि आईएलओ भी था ना, आईएलओ। यानी क्या कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से वीवीआई आपको क्वेश्चन बनते हैं। अब कहता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये 138 और 142 182 अभी समय कन्वेंशन किससे संबंधित है। अब समझना है सबसे पहली बात कि अगर श्रम की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है, तो लेबर का संबंध तो लेबर से ही होगा। अब यहां देखिए, कृषि के तकनीकों का, वैश्विक जलवायु, ये तो आप हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर लेबर की बात हो रही है, तो आप कृषि एग्रीकल्चर क्यों जाएंगे, अगर जाना होता तो आप डब्ल्यूटीओ के साथ जाते। नेक्स्ट, सोचना भी होता तो इसको डब्ल्यूटीओ के साथ हम सोच सकते थे। नेक्स्ट कहता है खाद्य कीमत और खाद्य सुरक्षा का विनिमय, इसको भी आप इससे संबंधित सोच सकते थे, डब्ल्यूटीओ का, क्योंकि ट्रेड की बात हो रही है। यानी कि दो विकल्प आपका कैंसिल हो चुका है। अब बचता है क्या, एक बाल श्रम और एक कार्यस्थल पर लिंग समानता। अब समझिए यहां क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है, श्रम, और और यहां क्या लिखा है, श्रम। अब मिलाने की कोशिश कीजिए, श्रम और श्रम दोनों मिल गया, यानी लेबर लेबर मिल गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बाल श्रम। क्या होगा, बाल श्रम। बाल श्रम होगा। यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम, हाँ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिसमय जो होगा, अभी समय 138 और 182 जो है बाल श्रम से संबंधित है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक मिनट। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे आप, कि धन विधेयक से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, धन विधेयक से क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि धन विधेयक, क्यों चेहरा कर रहे हाँ, हैं? धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें नहीं है, जो बोल रहा है कि नहीं के बारे में बात कर रहा है। जब नहीं के बारे में बात करें तो अब एक एक चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ है जो है, क्या है जो नहीं है। कहता है किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, टैक्स के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, धन विधेयक के बारे में तो यही बात करता भी है। ये तो इसका बेसिक क्या कहा जाए, बेसिक तरीका ही है कि धन विधेयक इसी पर होता है। नेक्स्ट कहता है धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा संबंधित उपबंध होते। बिल्कुल सही बात है। जब आप धन विधेयक का सबसे पहला ध्यान रख रहे हैं, धन विधेयक किस आर्टिकल्स में आता है, अनुच्छेद में 110 कितना आता है,
अनुच्छेद 110 आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है। नहीं, अभी जस्ट बात की है ना संचित निधि, तो संचित निधि एवं, तो यही बात है विनियोजन की जब बात आती है ना, जब विनियोजन की बात है कि मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी व्हाट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी नहीं, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आकस्मिकता नहीं होकर के संचित निधि होगा। क्या होगा? संचित निधि। इसीलिए क्या है, ये गलत है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर सी होगा। फिर भी पढ़ लीजिए आप डी ऑप्शन कि धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन में से संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी को अगर मान लीजिए जब भारत के द्वारा जो उधार दिया जाता है उससे संबंधित होता है, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, कहता कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात हो रही है, यानी राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन से, इलेक्शन से संबंधित बात हो रही है। अब जब राष्ट्रपति के बारे में बात आ रहा है तो आप लक्ष्मीकांत में जाकर के बखूबी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और समझ में ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, ये एमएलए है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रत्येक राज्य के जो है जनसंख्या पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? जनसंख्या पर करता है। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग होता है। इसी जगह एमपी रहता तो एमपी का कमोबेश राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका समान होता है। यहां अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि लोकसभा में के सदस्यों के वोट का मूल्य, इस यही क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 2023 के पेपर में आपको प्रीलिम्स वाले पेपर में आया हुआ है 2023 में, 18 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ है। यानी कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं, अभी जस्ट मैंने बोला है ना, अधिक नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर होता है। यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी फाइनल आंसर इसका क्या निकला? केवल एक निकला। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रीवियस ईयर को जितना बेहतर तरीके से आप एनालिसिस करेंगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब जब भी कोई क्लासेस की बात होती है ना तो इसी तरीके से आपको समझना होता है कि हम यूपीएससी का जब तैयारी करते हैं तो इसमें देखिए ध्यान देने की बात ये होती है ना कि हर क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होती है, बट जो आपकी स्टैटिक बुक से आ रहा हो, आपके जो प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन आ रहा हो जहां से आपने पढ़ के गया हुआ है, वहां से प्रश्न को करने की जरूरत है। इसीलिए कहा था प्रीलिम्स में अगर किसी को देखेंगे कि शुरुआत में 25 मार्क्स आता है और फिर वही बाद में चल के 125 मार्क्स वो लाता है, कैसे? तो यही इसका सफर होता है। और जब आप 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप में जब आते हैं, इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि चीजों को समझना होता है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब 33वां नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या करना है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार यानी एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? यानी कि अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी देश को अगर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अगर एडिशनल प्रोटोकॉल का समर्थन मिल जाए तो उसको क्या फायदा मिलने वाला है, यही समझिए। कहता कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपाय के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बात आ रही है। अब आपको समझना है, नेक्स्ट ऑप्शन को फिर से पढ़िए एक बार कि सैनिक परमाणु अधिष्ठान जो है IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। फिर कहता है देश के पास नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह यानी जो NSG है से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट कहता है कि देश स्वतः NSG का सदस्य, कभी भी ये होगा ही नहीं स्वतः, ये ऑप्शन तो कट कर दीजिए। नेक्स्ट कहता है कि अगर मान लिया जाए कि देश के पास NSG के यूरेनियम से क्रय का कभी नहीं हो सकता है, NSG के से न्यूक्लियर का यूरेनियम का क्रय। नेक्स्ट अब आता है कि सैनिक परमाणु अधिष्ठान, जो कोई भी सैनिक परमाणु अधिष्ठान है, जो न्यूक्लियर जो आर्मी ट्रूप्स की बात हो रही है उसका जो है न्यूक्लियर जो अधिष्ठान है यानी एक प्रकार का संस्था है, इसके अधीन निरीक्षण मतलब ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि असैनिक परमाणु जो है
रिएक्टर जो है उसको इसके अधीन रक्षा उपाय के अधीन आ जाता है। यानी अगर कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए प्रोटोकॉल है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ रीड करेगा। इसके लिए फाइनल आंसर क्या होगा? ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कोई बात की नहीं है। लेकिन जो आपने पढ़ा ये तो करंट बेस्ड क्वेश्चन भी था, उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है। इसलिए इस बार 2022 में भी देखेंगे तो 2022 में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया, वासीनाड ग्रुप हो गया, अरेंजमेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए ये प्रश्न को 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों पर विचार करना था। अब यहां पर दिया हुआ आसियान, क्या है? आसियान। आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिस्सा के बारे में बात कर रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है तो यहां देखना है कि कौन कौन सा देश इसमें भाग ले रहा है, ये समझना सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहली बात तो आसियान के बारे में जानकारी आपको लेना है। ठीक है, कि आसियान जो है जी सर। कि ठीक है, आसियान के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। आसियान। आसियान के बारे में कि 10 आसियान सदस्य होते हैं। आदि आसियान एक संगठन है जिसमें जो खासतौर पे जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश, 10 देशों का ये समूह है। कितना है? 10 देशों का समूह है। तो 10 देशों का समूह, उसमें कहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो 10 प्लस और जोड़ दीजिए, जो 10 सदस्य था उसमें 5 और, पहले 6 था, जब भारत के साइड हो जाने के बाद क्या हो गया? 5 बच गया है। अब यही बात कर रहा है कौन कौन सा 5 है उसमें बचा हुआ है। तो जब आप 5 के बारे में बात करते हैं तो इसमें देखना है कि ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद चाइना हो जाता है। तो जहां 1 और 3 हो, क्या हो? 1 और 3 हो। 1 और 3, अब देखिए उस समय तो क्या था? उस समय भारत था, अभी फिलहाल भारत नहीं है। तो अब देखना यही है कि अब क्या मारिएगा? ऑस्ट्रेलिया और चाइना। 1-3 देखिए कहाँ कहाँ जी आपको सर। मिलता है आंसर में। 1-3 यहाँ है ना, तो पहली बात ये हट गया, जी सर। आपका ये हट गया। एक मिनट, ठीक है। तो आपका यहाँ देखिए कि सबसे पहला क्या हो जाता है कि ये प्रश्न आसियान वाले में कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपका क्या हो गया? ये ऑप्शन जो है आपका लीव हो जाता है। सर कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अब दिख रहा है क्या? जी सर। हाँ, दिख रहा है ना, ठीक। तो यहाँ देखिए, तो अब कहता है क्या कि आपका क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक मिनट, तब तक में इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। ठीक है, ये तो इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, आसियान के बारे में, आसियान से रिलेटेड, या इसका आंसर बता देते हैं। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ क्या देखना है कि ये तो कैंसिल हो गया, तो अब आपका ये भी कैंसिल हो जाता है। 1-3 जहाँ जहाँ ये इसमें 1-3 है, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? सिर्फ एक, एक ही। हाँ, 1-3-4-5, 1-3-4-5 के अकॉर्डिंग क्या हो गया? पहले भारत था तो भारत अभी फिलहाल क्या हो गया? हट गया है। तो आप इसको हटा दीजिए करंट से अपडेट करके, अभी जापान है। यानी 1-3-5 इसमें होगा, वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर तो 4 नहीं होगा ना, तो फिर इसमें हाँ 4 भी है। बिल्कुल, ये चांदनी ये क्वेश्चन कब का है? 2018 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 का अच्छा है। अब हट गया। अब हट गया है। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक संबद्ध ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब हम देखते हैं कि कौन सा सही है। अब कहता है कि गाक्सा जो 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कि जीएसी ऐसे में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। लग रहा है सही है। फिर कहता है कि गाक्सा के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी।
ठीक है, क्या कहता है, साधक भूमिका थी। अब साधक का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटल के रूप में, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गाक्सा। अब बात आती है कि अब 2015 यहाँ लिखा हुआ है, तो सोचना ये है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि क्या यूपीएससी आपके साथ गेम नहीं कर सकता, 2015 की जगह 2014 भी तो दे सकता है। तो यहाँ क्या किया है, 2014 है, यहाँ 2014 है। इसीलिए गाक्सा 2014 में जो पेरिस में जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम था, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, पहला गलती हो गई। अगर मान लिया जाए, अगर आप देखिए, एक गलती हुआ, एक गलती होने से क्या हो जाएगा, आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दो सही है। तीसरा पर देखते हैं कि तीसरा भारत की साधक की भूमिका है, नहीं, एक हस्ताक्षर करता है मात्र, क्या है हस्ताक्षरकर्ता के रूप में। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, दो, केवल बी आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब भी यूपीएससी के क्वेश्चन को करते हैं, आप क्या कीजिएगा, इसका जाकर के विकिपीडिया कीजिएगा, ठीक है, कि आखिर क्या है नहीं है, इसको हिंदी में जो है देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है, क्या है, डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है, अब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, डिजिटल इंडिया जो है का आया कब था, 2015 में आया था। कब आया था, 2015 में आया था। अब जब 2015 में आया, तो यहां देखें कि भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया। पहली बात, तो कभी भी डिजिटल इंडिया में इंटरनेट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, क्या है, नहीं है। और अभी भी कभी भी जब क्वेश्चन में किसी देश से तुलना करके आए, तो चीन का तुलना जब भी आ रहा है, तो यूपीएससी में मैं देख रहा हूं क्या गलत है, क्या है, गलत है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि पहला ही ऑप्शन अगर गलत हो गया, तो हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए ये गलत हो गया ना, 1 2 और 1 2 3। अब आपको लगेगा जो 3 है वो 3 तो सही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, यानी 3 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमनली रूप से 3 पढ़िए। वैसे हमारे अनेक गांवों में इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना बिल्कुल सही बात है। डिजिटल इंडिया का तो यही तो बात है। तो इसीलिए तीसरा सही है। दूसरा पर पढ़िए, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली बहुत समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। क्या है, बड़े डेटा केंद्र के, ऐसा सबसे पहली बात, कोई भी डेटा केंद्र की डिजिटल इंडिया के तहत कोई स्थापना की बात नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, यानी आंसर आपका क्या आ गया, केवल 3, केवल केवल 3 आंसर आ गया। तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, आपको इसी तरीके से जवाब देना है और आपको डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा पहले बताइए कि इस देश का नाम तो आपने जरूर सुना है, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान। कल भी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, तो इजराइल और क्या था, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में क्वेश्चन था। अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन में आप देख रहे होंगे कि विवाद का मुद्दा बना हुआ है, खासकर किसको लेकर के, गाजा पट्टी को लेकर के। जो वहां पर हमास एक आतंकी संगठन है, वो क्या कर रहा है कि एंटी, यानी जो इजराइल पे हमला कर रहा है, और इजराइल क्या कर रहा है अपने डिफेंस में, फिर से वो हमास पे हमला कर रहा है। इस कारण से कई सारे वहां पर जनहानि भी हुई है, आपको पता होगा। अब यहां पर देख रहा है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर है, अब बताना है कि यह देश से संबंधित है या नहीं। यहां पर इस क्वेश्चन को लेकर के बात कर रहा है। अब देखिए अलेप्पो, अलेप्पो क्या कीजिए, अलेप्पो कहाँ है, अलेप्पो सीरिया में है, ठीक है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। करंट बेस्ड को अभी भी आपको कई सारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा जो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि ये फलाना जगह जो है कहाँ पे है,
तो अलेप्पो क्या हो गया, सीरिया में है। किरकुक, किरकुक जो है यमन में नहीं बल्कि कहाँ है, यमन इराक में है। कहाँ है, इराक में है। और ये क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर, मोसुल। मोसुल। तो मोसुल जो है फिलिस्तीन में नहीं होकर के कहाँ है, ये भी इराक में है। कहाँ है, इराक में ही है। इराक में। तो यानी कि 2 और 3 क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा बात, गलत एक है। बात और समझिए कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऑप्शन में किस तरीके से बना हुआ है 1 2 1 4 2 3, यानी कि 2 ऐसा 4 में 2 ऐसा चीजें हैं ऑप्शन जो क्या है, गलत है। क्या है, 2 में से 4 गलत है। इसीलिए गलत है ये और भी दो ध्यान में, सही है। हाँ 2 सही है। तो अगर मान लीजिए 2 और 3 गलत हो गए, यानी ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका क्या सही है, 4 तो ऑलरेडी सही है, यानी मजार शरीफ जो अफगानिस्तान में है। 1 और 4। हाँ, और आपका 3 भी गलती, तो ये भी गलती, तो ऑलरेडी आंसर आ गया 1 और 4। फाइनल क्या आ गया आंसर, 1 और 4 आंसर, यानी अलेप्पो सीरिया में है और मजार शरीफ अफगानिस्तान। दूसरी बात चांदनी, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर जब भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, तो आपके हमको क्या, मैंने आपको क्या किया, किरकुक के बारे में भी बता दिया, मोसुल के बारे में भी बता दिया। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर रिपीट क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने देखा है कि यूपीएससी में सूडान को लेकर के क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए वहां पर काम आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए, जोर से पढ़िए। सर, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अब बात आता है, इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि जितने भी भारत ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाए गए कानून थे, वो कानून चाहे वो चार्टर्ड एक्ट से लेकर के 1935 के, या यूं कहे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जितने भी एक्ट बना, वो एक्ट से प्रश्न जो बन रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हीट क्वेश्चन अगर कहा जाए, कई बार मैक्सिमम वीवीआई क्वेश्चन ये है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। अभी भी आप देखेंगे ना, तो भारत सरकार के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संसद को है। किसको है, संसद को है। संसद। अभी लेकिन ये बात बोल रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किसको था, ये गवर्नर जनरल को था। किसको था, गवर्नर जनरल को था। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन के नेचर में आएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, क्योंकि प्रांतीय राज्यपाल तो कभी होगा ही नहीं, प्रांतीय विधानमंडल तो कभी नहीं होगा, संघीय विधानमंडल ये भी नहीं होगा। क्यों, हाँ, लेकिन बाद में चल करके इसको गवर्नर जनरल यानी एक व्यक्ति के हाथ में ना दे करके संसद को दे दिया गया। ठीक है, वर्तमान में भी संसद में है। चलते हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में विधानसभा की अध्यक्ष आदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, वो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखिए, यानी पहला आपने क्या देखा कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, अब ये बात सही है कि कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए उसे एक सदस्य होना जरूरी है। क्या है, सदस्य होना जरूरी है, यानी उस सभा का सदस्य होना जरूरी है। यदि नहीं रहेगा तो रिक्त कर देगा, बिल्कुल सही है बात। नेक्स्ट कहता है कि जब कभी विधानसभा विघटन किया जाता है, यानी विघटन की बात हो रही है, समाप्ति की बात हो रही है, किया जाता है, तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। देखिए, जोर देने की बात है, तुरंत तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं। जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, आप इसको समझिए, आप इसको समझने के लिए आप गौर कीजिएगा, तो आपको और जाके क्लियर हो जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जब
पहली बात तो आपने क्या देखा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में क्या देखा कि जब वो अध्यक्ष अगर सदस्य नहीं है तो वो उस विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। दूसरी बात आपने क्या देखा दूसरा विकल्प में कि यदि मान लिया जाए विधानसभा के जो विघटन हो जाएगा तो नए विधानसभा जो नई सरकार का जो गठन होगा, नए सरकार जो आएगी, उसके जो नए सरकार के गठन के होने के बाद जो उनके अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, जिनको भी बनाए, उस समय तक पुराने वाले सरकार के विधान अध्यक्ष साहब क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। यानी कि तुरंत तुरंत जो है उसको हटने की अनुमति नहीं होती है। यानी स्पष्ट लिखा हुआ है, तुरंत रिक्त कर देगा नहीं, जब नए फिर से आ जाएगा तब तक उनको बने रहना होता है। ठीक है, इस आधार पर आपने क्या देखा कि पहला क्या है सही है, दूसरा क्या है गलत हो गया। चलिए, तो अब इसी तरीके से आप चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया, यानी पहला आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। यानी विधि यानी लॉ और स्वाधीनता। ठीक है, लॉ एंड लिबर्टी क्या है, लॉ एंड लिबर्टी, लॉ एंड लिबर्टी की बात हो रही है, लॉ एंड लिबर्टी की बात हो रही है। यानी कौन कहता है यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होता है। ये सही तो नहीं है, विधियां अगर अधिक है तो स्वाधीनता कम कैसे होगा। भारत में संविधान निर्माण हुआ है तो कुल मिलाकर के 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं, इतने आईपीसी सेक्शन है, तो क्या स्वाधीनता यहाँ कम है, नहीं है कम। ये गलत हो गया। नेक्स्ट का था यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि विधि नहीं है, लॉ नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कई सारे विधि के ही कारण से क्या है मुझे लिबर्टी मिला हुआ है। नेक्स्ट पढ़िए, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को कम करना होगा, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्या था, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। विधि ऐसा नहीं है कि विधि परिवर्तन बार बार होता है स्वाधीनता के लिए खतरा, ऐसा भी नहीं है, गलत है। यानी एक ही इसमें परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे लॉ एंड लिबर्टी के बीच में कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना चांदनी। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन राजपाल से क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि यानी पद के अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संसाधित नहीं की जाएगी। दांडिक कार्रवाई के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या है सही बात है। यानी कोई भी राज्य का राज्यपाल अगर अपने पद पर है तो उसके विरुद्ध आप जो है उसके विरुद्ध जो है कोई भी आप क्या कर सकते हैं कि क्रिमिनल केस जो है, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये सही हो गया। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य के राज्यपाल अपने पद पर है तो उनकी उस दौरान उनकी किसी भी प्रकार का जो फैसिलिटी है वो अलाउंस जो है वो आप कम नहीं कर सकते हैं। यानी बिल्कुल ये भी सही है, यानी इस आधार पे सी आंसर हो गया, 1 एंड 2 आंसर हो गया। आगे चलते हैं 42 नंबर। ये सब इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। राज्यपाल से क्वेश्चन है, राज्यपाल से हो, राष्ट्रपति से हो, विधानसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन हो, ये सबको बनाना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको आ रही है क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी ठनी शैली के बारे में सॉरी तो बनाइए, नहीं आ रही है तो मत बनाइए, स्किप कर दीजिए। अब जैसे बनी ठनी के बारे में है, ये किशनगढ़ शैली का है, क्या है किशनगढ़ शैली का शैली है। ठीक है, और ये बनी ठनी कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान की शैली है। ठीक है, अब देखिए बूंदी शैली भी राजस्थान का ही है, जयपुर शैली भी राजस्थान का ही है, और कांगड़ा शैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। कांगड़ा शैली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश का है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 43 नंबर, ये शायद करंट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट से क्वेश्चन है बट ये भी समझ करके बना सकते हैं कि कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड क्या है, थर्ड THAAD, थर्ड, थर्ड क्या है,
तो थर्ड के बारे में बात हो रही है कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है। तो पहली बात, तो थर्ड नाम कहाँ से समझना पड़ेगा आपको, कहाँ पर हो सकता है। भारत में अगर रहता तो कोई ऐसा रहता तो भारत के अकॉर्डिंग नाम रहता, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। भारत में देखते होंगे कि अपने यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जब भी कोई नाम दिया जाता है तो भगवान के नाम से संबंधित नाम रहता है। तिरंगा हो गया, अग्नि हो गया, नाग है, शिव शक्ति है, इस तरीके से नाम रखा जाता है। तो भारत तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात आता है कि अब देखना है कि यहाँ पर जापान और दक्षिण कोरिया। अब जापान और दक्षिण कोरिया का नाम देखिए तो चाइना के टाइप का नाम रहता है, ये होंगझू रहता है टाइप का नाम, मतलब इस टाइप का नाम रहेगा, जैसे आपको समझ करके ही लग जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए चाइना का राष्ट्रपति को क्या नाम है, सी जिनपिंग, तो नाम सही लग रहा है सी जिनपिंग, इस टाइप का नाम बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जापान भी नहीं होगा। ये थर्ड है, यानी इंग्लिश वाला नाम है, यानी या तो इजराइल होगा या तो अमेरिका होगा। अब बात है 50-50 पर आप चले गए हैं, तो कोई ना कोई एक आपको मारना पड़ेगा। तो अब अगर आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो आप अमेरिका मार के चलिएगा कि अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी सिस्टम है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है, सी है। अब आगे चलते हैं। सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। 44 नंबर कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास यानी कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। अब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी कुछ बातें दी गई है। त्यागराज के बारे में है, जिसका संबंध कहाँ से था, कर्नाटक से था, ठीक है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत है। अब पर देखते हैं, अब आपको हमको पता मान लिया जाए नहीं है तो त्यागराज ने अनेक रागों की सृजन किया, बिल्कुल सही बात है। त्यागराज तो एक संगीत से घराना से था, तो राग की रचना किया ही होगा। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है। एक बात गौर कीजिएगा, अभी तक में यूपीएससी में क्या है, जहां भी समकालीन शब्द रहता है ना, यानी क्या बात हो रही है, कंटेम्प्रोरी की बात हो रही है, वो क्या रहता है, गलत रहता है। यानी मैं अभी ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि जहां भी समकालीन शब्द दिया रहता है इतिहास में वो गलत रहता है। यानी अगर मैं 3 को गलत करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस, तो आप 3 को गलती करेंगे तो देखते हैं हम आंसर क्या जा रहा है। अब 3 को गलती करने से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, देखिए आंसर आ गया ना। दो तीन चार हो गए। बिल्कुल। अब एक आपको पता चल गया कि सर ने बताया कि एक समकालीन जहां रहेगा वो गलती रहता है, तो गलत रहता, तो 3 को कैंसिल करने से क्या हो गया आपका एग्जाम में आंसर आ गया। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा आपको, यही समझना। 2-4 आप 2-4 पढ़ लीजिए। 4 में क्या, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। अब भगवान वेंकटेश्वर का संबंध किससे है, भगवान विष्णु से है। किससे है, भगवान विष्णु से संबंध है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये सही है। दूसरा नंबर पढ़ लीजिए। दूसरा नंबर भी मैं क्या बोला था, त्यागराज ने अपने अनेक रागों की रचना किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि त्यागराज अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण नहीं, यहां पर भगवान राम है। क्या है, राम। राम का जो है, जो गीतों का क्या किया था, भक्ति गीत में स्तुति किया था। तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आप ये भी समझ गए कि त्यागराज का संबंध कहां से है, कर्नाटक से है। कहां से है, कर्नाटक से है। तो आपका क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के रूप के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। विधि के शासन, यानी विधि के शासन का मतलब रूल ऑफ लॉ। क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही है। अब रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेगा तो क्या क्या चीज हो सकता है भाई, यहां देखना है। शक्तियों का परिसीमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट कहता है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जन। अब बताइए, अगर मान लिया जाए रूल ऑफ लॉ लागू हो गया तो सरकार के प्रति जन जन उत्तरदायित्व। मेरा, अगर भारत के संविधान को अगर आप पढ़े, प्रेम्बल को पढ़े, प्रस्तावना को पढ़े, तो उसमें क्या लिखा, हम भारत के लोग, लिखा है ना। तो यानी जी कि सर। केंद्र में हम भारत के लोग हैं, केंद्र में हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता के बारे में बात कही जा रही है कि भारत की जनता किसी देश के प्रमुख को चुनता है, यानी प्रधानमंत्री को आप चुनते हैं, ठीक है। तो यही सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, सरकार के यानी जनता का जो है ना, सरकार के प्रति नहीं बल्कि
जनता के प्रति क्या है, जनता के प्रति सरकार के द्वारा हो जाएगा, सरकार के द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो जाएगा, समझ गए ना। आप यहां लिख सकते हैं जनता के प्रति, जनता के प्रति, यानी ये आपका क्या हो गया, 3 गलत हो गया। जब 3 गलत हो गया तो आप देखिए क्या ट्रिक्स बन रहा है कुछ ऐसा, क्या बिल्कुल बन गया। 3 गलत है, यहां भी 3 है, ये भी गलत हो गया, यहाँ 3 है, ये भी गलत हो दो गया। और अब देखना है कि 2 और 4 दोनों में है, होगा सिर्फ, क्या है, एक तो होगा ही नहीं ना सिर्फ। नहीं नहीं अब देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। अब इतना तो पता चल गया ना कि 2 और 4 क्या है, दोनों में है, यानी 2 और 4 तो दोनों जगह सही है, यानी 4 सही है, 2 भी सही है, यानी विधि के समक्ष समता भी सही है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी सही है। अब जब देखेंगे तो शक्ति का परिसीमन भी होता है जनता के, जब तक की बात करेंगे, यहां पर आप देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, रूल ऑफ लॉ में शक्तियों का क्या होता है, परिसीमन होता है, शक्तियों का यानी लिमिटेशन ऑफ पावर होता है, पावर का लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो इसी आधार पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इसका, 1 2 4 1 2 4 हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर। इसी तरीके से क्या करना है चांदनी, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना, तो यही तरीका देखना पड़ता है कि क्या आखिर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते 46 नंबर क्वेश्चन। अब ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स से देखते हैं क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वैध मुद्रा, वैध मतलब क्या, लीगल टेंडर, नहीं लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। लीगल टेंडर जैसे मान लिया जाए, अभी समझिए लीगल टेंडर होता क्या है। आपके पास मान लिया जाए कि 5 रुपए है, क्या सिक्का है, या 100 रुपए का नोट है, तो आप जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए दुकान में, ठीक है, क्या जाते हैं, आप जाते हैं दुकान, 100 रुपए का रुपया लेकर के जाते हैं दुकान सामान खरीदने के लिए। अब समझिए लीगल टेंडर कहते हैं इसको। तो जब आप जाते हैं 5 रुपया 100 रुपया, तो कोई भी दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता है सामान देने से, आपके पास। और उस पैसे पर, जी जो पैसे आपके पास है 5 रुपया, जो भारत सरकार के द्वारा जो दी गई है, आरबीआई के द्वारा जो दी गई पैसे है, उस पैसे को मना करने से रोक नहीं सकता है वो। अगर वो करता है तो दंड के भागी होगा। बात समझ में आ गई ना, फिर से आप समझिए, लीगल टेंडर मतलब वैध मुद्रा का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर पैसा है, तो अगर आप जा रहे हैं दुकान सामान लेने के लिए, तो आपको मना नहीं कर सकता कि पैसे से मैं सामान नहीं दूंगा। अगर वो भारत सरकार के द्वारा अगर मतलब सृजित की हुई मुद्रा है, तो वो मना नहीं कर सकता, ये इसी को कहते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। चलते आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब बात आती है कि यहाँ क्या लिखा है कि न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही बात है, बाध्य है, लेने के लिए वो बाध्य है दुकानदार, ठीक है, ये सही है। फाइनल आंसर यही निकल गया अभी आपका, ठीक है। अब चलते हैं 47 नंबर, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, यानी पीछे से तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो मान लिया जाए सरकार जो है आपको कोई भी संस्था सामान निःशुल्क देती है, तो क्या सच में वो निःशुल्क है, समझने की जरूरत है। चांदनी समझिएगा इसको। अगर सरकार कहती है, सरकार बताइए अभी क्या चीज आपको फ्री में कुछ दे रही है, सरकार जो कुछ फ्री में दे रही है उसका नाम बताइए, कुछ भी चीज फ्री में दे रही हो। सर राशन तो फ्री में ही मिल रहा है। चलिए और कुछ नाम बताइए जो आपको लग रहा है कि सरकार फ्री में दे रही है। अभी सर सुनने में आया है कि जो अभी बेरोजगार है उसको 2000 का महीने अच्छा, यानी बेरोजगारी भत्ता जो है सरकार फ्री में देगी, जी सर। ठीक है। अब हम देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, समझ जाइएगा 2000 वो क्या चीज है सो। अब इस प्रश्न को पढ़िए, आप इस प्रश्न को पढ़िए और मुझे बताइए कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में क्या लिखा है कि यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो ऑप्शन ए का क्या कहता है कि विकल्प लागत शून्य होती है। नेक्स्ट कहता है कि विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। फिर कहता है कि विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट फिर कहता है डी ऑप्शन कि विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता के शासन को अंतरित कर दिया जाता है। अब समझिए, आप जो टैक्स देते हैं, या जो भी लोग भारत में टैक्स देती है सरकार को,
वो टैक्स के बदले सरकार आपको दे रही है। बात समझ गए ना? कोई भी सामान सरकार फ्री में नहीं दे रही है, निःशुल्क नहीं दे रही है। बात समझिए। ये प्रश्न इसीलिए बनाया गया है, ये प्रश्न जो है इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी सामान सरकार अगर आपको दे रही है तो वो फ्री नहीं है, निःशुल्क नहीं है। आपने कहा ना भी राशन फ्री है, राशन फ्री नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, सिविल सर्वेंट की तैयारी करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा चीज फ्री में नहीं है। सरकार को भारत के जनता के द्वारा कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, उसके बदले में सरकार आपको क्या देती है? राशन कुछ दे रही है, बल्कि फ्री नहीं कहना है उसको। सबको तो नहीं, सबको तो नहीं देती है ना। क्या चीज सबको नहीं देती है? जैसे बेरोजगारी भत्ता ही हुआ तो वो तो सबको नहीं देगी ना। बिल्कुल सही बात है, सबको नहीं देती, लेकिन भारत में जो टैक्स पेयर है वही टैक्स पेयर का तो पैसे आपको मिल रहा है ना। हाँ, जैसे वो उधर से पैसे लेकर इधर दे रहा है। हाँ, तो उसको फ्री, लेकिन उसको फ्री तो नहीं कहेंगे, किसी न किसी जनता का तो ही पैसा है। जी। हाँ, यही समझना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पढ़िए क्या लिखा है। विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से कर देने के बदले, यहां देखिए क्या लिखा है, कर देने के बदले, टैक्स लिखा है ना, कर देने के बदले कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाए। यानी आप जो टैक्स, कोई व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है उसके बदले क्या किया जाता है? उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब बात समझ में आ गई ना कि कोई चीज फ्री नहीं है आपका। हाँ, यही समझना है। आप पढ़े लिखे, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। कर देने के बदले जनता को अंतरित किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी, यही इसका आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि, अब क्या है, अब यही समझना है कि निरपेक्ष और प्रति, यानी जो एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यानी क्या? औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, ऐसा नहीं है। क्या कहता है? ऊंची दर का संकेत नहीं करती है, ये तो ठीक, क्या नहीं करती वो देखना है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में भी विफल रह जाता है, बिल्कुल सही बात है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अब क्या कहता है यहाँ पे? निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, यही गलत है। अगर मान लिया जाए गरीबी भी बढ़ रहा है, निर्धनता भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो यही कहता है कि जो निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति जो वास्तविक जीएनपी की वृद्धि जब होती है तो ये वृद्धि नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? कमी होती है, इसलिए गलत है ये। इसका मतलब यही फाइनल इसका आंसर होगा। अब डी पढ़ लीजिए, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको समझा देते हैं हम, आपको समझ आइएगा बहुत आसानी तरीका से। यहां देखिए, यहां जो है प्रति व्यक्ति, जो प्रति व्यक्ति जो वास्तविक जीएनपी है, क्या है? वास्तविक जीएनपी जो है बराबर ही होता है जीएनपी नागरिकों की बाय नागरिकों की संख्या। क्या होती है? अगर मान लिया जाए ये बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति अगर मान लिया जाए यहां पर बढ़ रहा है, वृद्धि ऊपर में प्रश्न बोले तब बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बढ़ने के लिए इसको घटना पड़ेगा। ठीक है, नागरिकों की संख्या क्या होनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और यहां पर क्या लिखा है? निर्धनता और बेरोजगारी वृद्धि, वृद्धि नहीं बल्कि कमी होता है। समझ में आ गया ना? कमी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिए 40, आज का 49 लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अतः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, अब देखिए ह्यूमन कैपिटल की बात बता रहे हो, मानव पूंजी के बारे में बात हो रही है। किसी देश के किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। अब यही समझना है कि अगर मान ली किसी देश की व्यक्ति अगर अधिक पूंजी का संचय कर लेगा तो क्या मानव पूंजी अच्छा बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। ये हमारे देश में पैसा का
सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करने से मानव पूंजी बेहतर बनेगा, यानी ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। एक गलत हो गया। अब आप देखिए आगे, एक गलत होने से क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, और जब एक कैंसिल हुआ ये भी कैंसिल हो गया, एक एक के कारण। नेक्स्ट पढ़िए, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। बिल्कुल सही, दोनों जगह दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, जी सर। बिल्कुल सही है, दो। अब बताए गोचर भूमि, गोचर धन, गोचर मतलब होता है टेंजिबल, क्या होता है? टेंजिबल। अब हम बता देते हैं कि ये क्या होता है, गोचर धन और अगोचर धन होता क्या है, समझ जाएंगे तो इजी तरीका से समझ जाएंगे। गोचर धन का मतलब होता है कि टेंजिबल, क्या बोलते हैं इसको? टेंजिबल, टेंजिबल वेल्थ बोलते हैं। यानी क्या? कोई भी ऐसा धन, क्या होता है? कोई भी ऐसा धन जिसको फिजिकली, यानी भौतिक रूप से, क्या होता है? जिसको देख सकते हैं, भौतिक रूप से छू सकते हैं, ठीक है, भौतिक अवस्था में हो। जैसे मान लिया जाए आपका जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल क्या है? एक प्रकार का गोचर धन है, भौतिक अवस्था के तौर पे है, ठीक है, जिसको आप महसूस कर सकते, छू सकते हैं, तो संचय हो जाता है, ठीक है। इसका क्या होगा? नहीं, यहाँ पर जब ये गोचर हो जाएगा तो नहीं होगा। अगोचर, अगोचर में क्या होता है? जिसको आप क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। बताइए, ज्ञान को छू सकते हैं क्या? स्किल, जो कौशल को छू सकते हैं क्या? नहीं। आपने जो कंप्यूटर चलाना सीखा उसको छू नहीं सकते हैं ना, नहीं छू सकते, इसीलिए इसका संचय हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा आंसर। गोचर नहीं होगा। गोचर में अब ये समझ में आ गया ना कि गोचर और अगोचर क्या होता है? गोचर के बारे में क्या बोले हैं कि जिसको हम छू सकते हैं, जिसको सर, जी सर। अगोचर में जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सीधी सी बात, समझ गए ना? चलिए, जी सर। अब हम आता है आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर देखिए, कहता है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी इस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता। क्या है? परिणामित नहीं हो पाता। अब मान लिया जाए उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था, अगर मान लिया जाए आपने हाई कंजम्पशन शुरू कर दिया है बचाने की प्रक्रिया को, पता है क्या कि हाई सेविंग इकोनॉमी आपका है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है, फिर भी रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं दे रहा है। अब देखिए क्या है, कमजोर प्रशासन तंत्र, यहाँ पर परिणामित नहीं हो पाता, ये तो नहीं होगा। कमजोर प्रशासन तंत्र को तो नहीं कह सकते हम, निरक्षरता भी नहीं कह सकते। अब यहां है उच्च जनसंख्या घनत्व, ये भी नहीं है। अब उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, बिल्कुल सही बात, उच्च पूंजी उत्पाद जो है अनुपात, जो बात, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का ही जो है। अब देखिएगा, इसी को कहते हैं टर्मिनोलॉजी, क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी। इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और चांदनी, लास्ट में मैं बता रहा हूं, जो जरूरी, सबसे बात जरूरी था, आप जो है बताइए कि इस बार का जो है बजट खरीदे? सर, बजट का जो है इस बार जो बजट आया है, जो इंटरिम बजट आया है, वो इंटरिम बजट जो है वो आप खरीदे हैं? पढ़ने के लिए आपने किया कम? नहीं सर। पढ़ना चाहिए, बजट से क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो बजट से क्वेश्चन आता है तो आपको देखना जरूरी है ना। तो आप क्या कीजिएगा, जो विजन आईएएस का हम जो क्या करेंगे, आपको हम पीडीएफ के तौर पे हम भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। जी सर। हाँ, विजन आईएएस का आया हुआ है, तो विजन आईएएस का पीडीएफ सेंड करते हुए तो आप उसको प्रिंट करवा करके भी पढ़ सकते हैं, जो भी हो अभी प्रिंट करवा के पढ़िएगा। बाकी सर, जैसे कि विजन आईएएस का अगर जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया या जो अभी जो टेस्ट सीरीज हो गया, ये सबको सर पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। हाँ, अच्छा रहेगा, जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो पीडीएफ के रूप में रहता है, तो क्या होता है कि रिवीजन कर पाने में दिक्कत होता है। बाकी आपके पास पेज रहेगा तो रिवीजन कर पाने में भी दिक्कत सही रहेगा। और दूसरी बात, आप अपने प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर कुछ नोट डाउन भी करने में आसानी रहेगा आपको, ठीक है। इसी कारण से प्रिंट करवा लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ पर प्रिंटेड रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आप इसी तरीके से क्या करना है, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज का बुक नहीं है मैंने। नहीं, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी है, प्रीवियस ईयर पेपर आप कंप्लीट कीजिए पहले, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट करने के बाद अच्छा सुनिए।